नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा सौगात बेशुमार। उपचुनाव में क्या इसका दिखेगा असर? जी हां, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज भजनलाल सरकार का, राजस्थान की इस सरकार का पहला पूर्ण बजट, फुल बजट पेश किया। बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन, हर वर्ग के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। युवा वर्ग पर खासा फोकस किया गया। इसके तहत सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा तोहफा दिया गया। आने वाले 5 साल में 4 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनर्स की इलाज राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। नई पर्यटन और युवा नीति लाने समेत कई अहम ऐलान किए हैं। संविदा कर्मियों की सुध लेते हुए उन्हें साल में 2 बार इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया। किसानों के लिए भी कई अहम ऐलान हुए। 1,45,000 नए कृषि कनेक्शन देने की बात कही गई है। पेंशनर्स की इलाज राशि बढ़ाई है। स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ का प्रावधान रखा गया। यानी बजट का अगर 100 रुपया है तो 8 रुपए से ज्यादा स्वास्थ्य के लिए रखा गया। मंदिरों के विकास पर खासा फोकस किया गया है। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। क्या सभी उम्मीदें पूरी हुई? क्या निराशा हाथ लगी है? उपचुनाव में इसका फायदा मिलेगा क्या? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और बड़ी बातें इस बजट की। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट। हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान। पांच साल में होगी 4 लाख भर्तियां। 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूं। सीएनजी और एविएशन फ्यूल हुआ सस्ता। स्टाम्प ड्यूटी में किसानों को फायदा। पांच लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती सौगात बेशुमार। उपचुनाव में दिखेगा असर। आइए स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। गोपाल शर्मा जी विधायक हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी आपका। डॉक्टर शिखा बराला जी कांग्रेस विधायक हैं, डॉक्टर शिखा आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मिथिलेश स्वागत आपका। और डॉक्टर पवित्र मोहन हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल गोपाल शर्मा जी आपसे करूंगा। विपक्ष का यह कहना, कांग्रेस का यह कहना कि यह बजट दिशाहीन है, आप ये बताएं कि 2028 तक मौजूदा बीजेपी सरकार है, नवंबर तक, क्या लक्ष्य इस बजट का रखा गया है? दिशा क्या है इस बजट की? देखिए, सबसे पहले आपने जो शुरुआत की कि कांग्रेस का कहना है कि यह दिशाहीन है। कांग्रेस ये तो बता नहीं सकती कि दिशा क्या है, तो दिशाहीन तो किसी भी चीज के लिए कभी भी कोई भी कह सकता है। इस बजट के अंदर भारत की खुशबू है और राजस्थान की परंपरा है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें आधारभूत ढांचे की उन्नति है और सर्वांगीण विकास का संपूर्ण स्वरूप है। तो इस बजट की योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,000 कहा जाना चाहिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है विकसित राजस्थान 2047 में, जहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, कोई भी गांव ढाणी ऐसी नहीं होगी जहां पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो, कोई भी टूटी हुई सड़क नहीं होगी। एक ऐसा राजस्थान, मतलब ये जो आप परिकल्पना कर रहे हैं 23 साल बाद ऐसा होगा, ऐसा आपको लग रहा है कि 23 साल बाद का ये टारगेट? हाँ, किसी के लिए भी
लंबी योजनाएं बनाने के लिए उसका शिलान्यास करना पड़ता है, उसका सोच करना पड़ता है। अगर कोई बालक ये नहीं सोचे कि मेरे को आगे जाकर के करना क्या है, तो वो उसी तरह से घूमता रहेगा। हमने वो बजट देखे हैं जब केवल ये बात कही जाती थी कि सड़क वहाँ दे दो, स्कूल वहाँ दे दो, वहाँ अस्पताल दे दो, फिर कहते थे इसको क्रमोन्नत कर दो। आज एक ऐसा सपना क्या कभी हमने सोचा है कि 60,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए, 15,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए अगर नहीं है तो पर्यटन के लिए 5,000 करोड़ जी, 15,000 करोड़, 25 लाख गांव के लोगों को घरों तक नलों से पानी पहुंचाने के लिए। यह जो कल्पनाएं हैं, यह जो साकार करने का सपना है, यह जो बजट के प्रावधान हैं, ये कभी देखने में आए हैं? डॉक्टर शिखा बराला, आपसे समझना चाहेंगे, संपूर्ण और समर्पण वाला ये बजट अभी शर्मा जी ने बताया, और $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 12.56% ग्रोथ रेट करंट फाइनेंशियल ईयर में रखने की सपने को देखा गया है। आप कैसे देखती हैं? आप तो दिशाहीन बता रहे हैं इसको। सभी को नमस्कार और न्यूज़ 18 की टीम को सबसे पहले बहुत धन्यवाद। बात बजट की करें, दिशाहीन की ही बात करते हैं तो बिल्कुल ये जो बजट है ये मात्र एक खानापूर्ति दिखाई दे रहा है। बहुत हवाई और सतही बजट है, बहुत सुपरफिशियल ये नजर आ रहा है, जिसमें सिर्फ आंकड़ों के साथ खेला गया है। अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा में बहुत समय से ये था कि कितना कवरेज हम लोगों को देंगे, 5 लाख देंगे या 25 लाख देंगे, उस पे कहीं कोई भी साफ तौर से बात नहीं हुई। कहा गया कि पीएचसीज पे हेल्थ चेकअप्स होंगे, लोगों के हेल्थ चेकअप्स में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आप किस तरह के हेल्थ चेकअप वहां करेंगे, पीएचसी पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है कि आप कौन सा हेल्थ चेकअप वहां पे दे सकते हैं। मोटे तौर पे बात करें रोजगार की, बहुत सारे रोजगार दिए जाएंगे। एक साल, पहले साल में 1 लाख रोजगार, जब आपका आधा साल निकल चुका है, पहले जो भर्तियां निकली हुई हैं उनको आप रोजगार अभी तक दे नहीं पाए हैं, नियुक्तियां दे नहीं पाए हैं, तो आप 6 महीने में 1 लाख नौकरियां कौन से विभाग से निकाली जाएंगी? 70,000 इंटरिम बजट में लक्ष्य रखा गया था रोजगार देने का, 20,000 रोजगार दिए जा चुके हैं और अब करंट ईयर में 70 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिए। इसीलिए एक खानापूर्ति, महज खानापूर्ति ये नजर आ रही है, क्योंकि कोई ठोस आधार नहीं है। आप अगले 6 महीने में इतने रोजगारों की पूर्ति कैसे करेंगे? अगर आप बात करें कि पानी की बात करते हैं कि जेजेएम मिशन, तो जेजेएम जो योजना है उसकी तारीख थी 31 मार्च आखिरी। आपके आगे के वर्क ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखे हैं कि और वर्क ऑर्डर्स ना हो। आपके केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए आपको एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा है उसमें, तो आप किस तरीके से ये धरातल पे क्रियान्वित करेंगे कि जेजेएम मिशन को घर घर तक आप पानी? अच्छा, मतलब आप ये मान रही हैं कि ये बजट जो घोषणाओं वाला बजट है, बजट की घोषणाएं आपको ठीक लग रही हैं, लेकिन आपको ये शंका है कि ये धरातल पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा? एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज ज्यादा नजर आ रही है। एक फैंसी बजट है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम डाला गया है, पर कहीं ना कहीं धरातल पे ये बजट बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। महंगाई को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया है, रोजगार को उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया है कि हम माने कि ये धरातल पर लागू हो सकता है। डॉक्टर पवित्र मोहन साहब हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट हैं। पिछली सरकार ने ये नहीं बताया कि 25 लाख के चिरंजीवी योजना की वो बात तो करती है, लेकिन कितने लोगों को 25 लाख का लाभ मिल गया? मौजूदा सरकार को लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 25 लाख हम देते थे, आपने 5 लाख कर दिया। क्या क्लैरिटी आज के इस बजट से हेल्थ सेक्टर में मिली है? तो देखिए, मैं 5 लाख और 25 लाख की बात बाद में करता हूं, पर जो बजट है आज जो पेश हुआ, उसमें एक जो अच्छी चीज दिखी वो है कि ओवरऑल जो स्वास्थ्य के लिए जो पैसा दिया गया वो पिछली बार से कहीं ज्यादा है, और करीबन 8.5% जो आपने बोला वो किसी भी राज्य के लिए आइडियल माना जाता है कि 10% बजट उसका बजट अगर होता है
तो स्वास्थ्य में, तो वो अच्छा स्वास्थ्य के लिए बजट माना जाता है। तो 8.5% उसके करीब है और पिछली बार से ज्यादा है, तो वो एक अच्छी बात है। ओके। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि 5 लाख और 25 लाख से स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य होता है स्वास्थ्य सेवाओं से, जो कि लोगों के घर के पास मिले, जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करने से होता है, और जिसके लिए, और वो ऐसी सेवाएं जो कि उनके हक के रूप में मानी जाए। तो जो पिछली सरकार में बात हुई और कई सालों से जो बात चल रही थी, और ये एक्ट भी पूरा पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया, स्वास्थ्य का अधिकार का बिल, जिसमें कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुदृढ़ करने की बात थी, उसके बारे में इस बजट में जिक्र नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो पैसा ज्यादा एलोकेट हुआ है वो कहाँ जाएगा वो क्लियर नहीं है। तो स्वास्थ्य के बिल को, स्वास्थ्य का एक्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं है, जो एक मेरे ख्याल से एक खेदजनक बात है। उसके बिना ज्यादा पैसा कहाँ पर एलोकेट होगा वो अभी तक तो बहुत क्लियर नहीं है, आगे हो सकता है और क्लियर हो। परंतु कुछ चीजें हैं जिसमें मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कि एक अगर पैसा ज्यादा दिया गया है जो उसमें होना चाहिए था। एक बात की गई है कि हर जिले में एक CHC को सुदृढ़ किया जाएगा। जैसलमेर लीजिए, उदयपुर लीजिए, जहाँ पे एक जिले में एक CHC तो मतलब आपके 100 किलोमीटर दूर हो सकती है। तो ये तो अगर हम बजट बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, अगर हम सारे CHCs को भी सुदृढ़ नहीं कर सकते जिसमें ऑलरेडी बजट है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे दवाएं हैं, जहाँ पर उपकरण है, उन्हीं को सुदृढ़ करा जाए, तो वो केवल एक जिले में तो एक इवन महत्वाकांक्षा भी उसमें कम नजर आती है। कई चीजें हैं जो कि राजस्थान के पिक्यूलियर हैं। टीबी का यहाँ पे प्रेवलेंस ज्यादा है, सिलिकोसिस यहाँ पर बहुत है, जिसके बारे में काफी बात भी हुई, लेकिन उसके लिए भी कोई भी प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आता। तो एक तरफ जहाँ पे पैसा ज्यादा एलोकेट करना एक पॉलिटिकल विल को दिखाता है कि स्वास्थ्य के प्रति सीरियस है, पर दूसरी तरफ इन सेवाओं के बारे में ना बात करके, ना उसका कोई प्रावधान करके ये नजर आता है। महिला स्वास्थ्य की, पुरुष बच्चों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये कहा गया है कि इस पैकेज में कोई नवजात शिशु और बच्चों के लिए पैसा दिया गया है, जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना उसके अंतर्गत, पर वो प्रावधान पहले भी थे। खाली पैकेज बदलने से बजट में कोई घोषणा की कोई बात नहीं होती। उसके लिए बच्चों के स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए कितना पैसा आवंटित है, केवल वो पैकेज एक पैकेज से दूसरे बनाने में बहुत क्लियर नहीं होता। मातृ स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं कहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुदृढ़ की जा रही हैं, कौन से जिला अस्पताल में क्या नए लोग लगाए जाएंगे, क्या नई सुविधाएं खड़ी की जाएंगी, उसका जिक्र नहीं है। तो एक वाउचर की जरूर कोई बात की गई है जिसका अभी डिटेल्स है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल, यानी आपने कहा कि कई चीजें मिसिंग यहां पर नजर आ रही हैं। मैं मिथिलेश जैमिनी जी से एक राजनीतिक नजरिया जानना और समझना चाहूंगा इस बजट को लेकर। मिथिलेश जैमिनी जी, अच्छा मिथिलेश जैमिनी जी शायद अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ जल्द से जुड़ जाए। लेकिन गोपाल शर्मा जी, अभी हम लगातार बजट से पहले, बजट के दौरान और बजट के बाद चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट को यहां पर हमने अपने मेहमानों के साथ टच नहीं किया, वो आपसे जानना चाहूंगा। विरासत भी, विकास भी, ये सोच है हेरिटेज संरक्षण किया जाएगा, नई पर्यटन नीति बनाई जाएगी और मंदिरों के लेकर ये बड़े ऐलान किए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए बजट 100 करोड़ का रखा गया है और बाकी और भी कई खर्चों में ये दिया जाएगा। अब आरोप ये लगे या सवाल अगर ये उठाए जाएं कि भाई सिर्फ आप एक ही पक्ष की तरफ क्यों इस तरह के ऐलान कर रहे हैं? नहीं, ये स्वाभाविक है ऐसे सवाल उठने, और उठने भी चाहिए। अगर कहीं पर कोई कमी दिखती है, ये तो प्रस्तावित बजट है, आप बहस में भाग लेंगे, आप उसके अंदर चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन यह कह देना पहले ही कि इस बजट से कोई उम्मीद पूरी नहीं होने वाली है, ये तो ये हुआ कि बच्चे का एडमिशन करवाएं और साथ ही कह दें तो पास होने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में किसी को लेकर के जाएं और कह देंगे तो बचने वाला नहीं है। तो ये जो कहना, अब दूसरी बात है कि सिर्फ मंदिरों के लिए क्यों? सिर्फ मंदिरों के लिए इसलिए क्योंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ही अन्य समाज के ऊपर ध्यान दिया है। अपने ख्वाजा साहब की दरगाह क्षेत्र का विकास, पता नहीं प्रतिपक्ष को पता है कि नहीं है, लेकिन जब भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने करोड़ों की राशि देकर उस क्षेत्र का विकास करवाया था, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत समस्या थी। तो जब जहां पर जो जरूरत है, क्या हम कह सकते हैं
कि खाटू श्याम जी में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उतने श्रद्धालु राजस्थान में कहीं और जा रहे हैं। हाँ, अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो हम इसका विकास नहीं करेंगे, तो हम अपने को पर्यटन से भी दूर करेंगे, श्रद्धा से भी दूर करेंगे, और जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं उनके सामने सुविधाओं का अभाव रहेगा। अब अगर साउथ में जाएंगे तो निश्चित रूप से तिरुपति बालाजी की बात आएगी, कहें आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? अपने श्रीनाथ जी के लिए कितने विकास के काम हुए हैं। मैं आपकी बात को डॉक्टर शिखा जी से समझ लेता हूं। डॉक्टर शिखा, ये जो कहा गया शर्मा जी की तरफ से, गोपाल शर्मा जी की तरफ से, कि ये श्रद्धा का और पर्यटन का समावेश है। 100 करोड़ जो आवंटित किए गए हैं खाटू श्याम जी के लिए और बाकी और तीज त्योहारों के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, ये एक तरह से कहें कि इस वक्त की जरूरत है। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब सभी को अपने धर्म में बड़ी आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है। खाटू श्याम जी में जो मंदिर है वहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष दर्शन के लिए आते हैं, और क्योंकि मैं तो जम्मू से आती हूँ तो वहीं से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। तो मंदिरों में आपने पैसा दिया, उनके जीर्णोद्धार के लिए दिया, उनके विकास के लिए दिया, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ और भी ऐसे इग्नोर्ड प्लेसेस हैं जो टूरिज्म और एक श्रद्धा के स्थल हैं, जहां को बिल्कुल हमेशा बार बार इग्नोर किया गया है, हमारे कहने के बावजूद, बार बार मांग रखने के बावजूद। जैसे अगर मैं मेरे ही क्षेत्र की बात करूं तो हमारे सामोद बालाजी महाराज का मंदिर है, जहां कुछ कारणों से रोपवे का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अटका हुआ है। उसके आसपास अगर विकास किया जाए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं, तो ऐसे बहुत सारे, सालासर जी का है मंदिर, तो वहां भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। अगर इस तरह से आप देखें तो हम बहुत सारी जगहों का, जहां पे लोगों की श्रद्धा है, उनका विकास भी किया जा सकता है। डॉक्टर गोपाल जी, और श्रद्धा पे बिल्कुल मैं किसी की कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। मंदिर भी हैं, उनका भी विकास किया जा सकता है। हाँ, वो सही कह रही हैं, वो सही कह रही हैं। वो एक क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं, उनकी बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हर चीज का क्रम होता है। जब जिस चीज की जरूरत है उस समय वही चीज करनी पड़ेगी। आज अगर खाटू श्याम जी में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं तो सामोद बालाजी में भी होना चाहिए, लेकिन सामोद बालाजी के तीर्थ यात्रियों की संख्या को और खाटू श्याम जी के तीर्थ यात्रियों की संख्या को बराबर नहीं माना जा सकता। खाटू श्याम जी भी आदर और हमारी श्रद्धा के देव हैं, इसी तरह से सामोद बालाजी हैं, इसी तरह से सालासर बालाजी हैं, लेकिन इन सब का क्रम आएगा। जैसे जब श्रीनाथ जी का पिछली बार हुआ तो किसी ने ये थोड़ी कहा कि आपने वहां का क्यों नहीं किया। अगर कहीं पर ज्यादा जरूरत है, इस समय चूंकि खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण हुआ है, निर्माण हो करके लोगों को उन गलियों से मुक्त करवाया गया है जहां से आने में लोगों को परेशानी होती थी, दुर्घटना भी हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में जिन रास्तों से होकर के लोग जाते हैं वहां पर एक सर्किट बनेगा, वहां पर कॉरिडोर बनेगा, तो कितने आनंद की अनुभूति होगी। तो हम उसका स्वागत करें, इसके बजाय हम ये कहें कि उस पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर शिखा, किसानों की खेती की भी बड़ी बात हुई। ये जो आज बजट में घोषणाएं की गई हैं, योजनाएं बताई गई हैं, आपको किसी में कोई कमी नजर आ रही है या कुछ अधूरी लग रही है? कृषि बजट का हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और पूरे ही बजट का 8 करोड़, करीबन 8 करोड़ जनता को इंतजार था कि बहुत अच्छा बजट आएगा। पर कृषि बजट से हमें खासकर बहुत निराशा मिली। अगर बात उसमें की गई पशुपालकों की, तो आप पशुपालकों का हित तो चाहते हैं, पर जो सब्सिडी प्रति 5 रुपए प्रति लीटर दूध की मिल रही थी, उस पर अभी तक गवर्नमेंट का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। काफी महीनों से लोगों के लाखों रुपए अटके हुए हैं, एक परिवार के, उस पर कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है सरकार का। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर उनको पानी के लिए, आप सिंचाई के लिए बात करते हैं, तो आप पानी उन्हें देंगे। आप ERCP की बात करते हैं, तो ERCP में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनमें आपसे कहीं तालमेल नहीं दिखता। अगर आपका कोई MOU हुआ है, कहीं कोई इस बात को कभी कैबिनेट में लाया गया है अप्रूवल के लिए, कोई इस पे मीटिंग हुई है? नहीं। जनवरी के बाद कुछ नहीं। तो ये सारी हवाई बातें करने से बेहतर है कि शायद
कुछ धरातल पे किया जाता। हो सकता है आपने ईआरसीपी बोल दिया, और ईआरसीपी तो पहले वाली सरकार में ही बातें चल रही थी, तो ये तो वही योजनाएं हैं जिनको कंटिन्यू किया जा रहा है और उनका झूठा श्रेय लिया जा रहा है। नहीं तो आप अभी आपकी पार्टी से जुड़े लोग ये कह रहे थे और बजट पेश होने से पहले भी कह रहे थे कि कांग्रेस की योजनाओं को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आप कह रही हैं वही पहले वाली योजना है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसकी बात सही माने। देखिए, ईआरसीपी इस वक्त की मांग है, लोगों की मांग है, जल ही जीवन है, और ईआरसीपी को धरातल पे उतारना चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर मैं बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाकर भी बात करती हूँ बिल्कुल सही बात, पर कम से कम कोई सॉलिड काम होना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं। बिल्कुल कागजों में सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम एमओयू से, डीपीआर से पानी लोगों को नहीं मिलने वाला, पीने के लिए नहीं मिलने वाला, सिंचाई के लिए नहीं मिलने वाला। और मवेशियों की बीमा की बात हुई तो वो हमारी सरकार भी दे रही थी। ये बजट जो है क्या रोड मैप दिखा रहा है? 5 उपचुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, और फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव भी दूर नहीं है। देखिए, जो पंचायत चुनाव एक साथ कराने की घोषणा की गई वो एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं, मैं पहले 5 उपचुनाव की बात करता हूं और फिर उसके बाद नगर निकाय चुनाव की बात करता हूं। ये 5 उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण था ईआरसीपी, जो अशोक गहलोत जी के बजट का पन्ना ही पढ़ दिया गया। 9600 करोड़ का एलोकेशन किया है बजट में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच क्या समझौता हुआ, ये नहीं बताया गया कि इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया या नहीं किया गया। तो आपने अशोक गहलोत वाला पन्ना ही पढ़ दिया कि 9600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये सबसे अहम चीज है, ये क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप देवली उनियारा और दौसा 2 विधानसभा की सीटें वहां उलझी हुई है, ठीक है। और तीसरा, यमुना जल समझौते के बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं कहा गया, तो आपको झुंझुनू सीट वहां से जीतनी है। और सबसे अहम है, राजस्थान में 10 लाख पीजी और ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। आपने कुलपतियों का नाम तो कुलगुरु कर दिया, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है। भरतपुर विश्वविद्यालय का अभी सीएम साहब और गवर्नर साहब जाके आए, वहां सब जो गेस्ट फैकल्टी से काम चल रहा है, और पूरे राजस्थान में हालत है कि यूनिवर्सिटियों में फैकल्टीज है ही नहीं, और जो फर्जी डिग्रियां बढ़ रही है उनको रोकने के लिए कोई जो बजट में एलोकेशन होना चाहिए था वो नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रोकें, और जो एजुकेशन में आप केवल नाम बदल के नहीं कर सकते। कुलाधिपति को क्या कहेंगे वो क्लियर नहीं किया, कुलपति को तो कुलगुरु कह दिया, कुलाधिपति को क्या कहेंगे वो भी क्लियर कर देना चाहिए था। तो सबसे अहम बात है कि आप जो वाटर प्रोजेक्ट है, जिसको बहुत बड़ी स्कीम थी, जो भजन लाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका क्लियर नहीं है। आपने वही 9600 करोड़ पढ़ दिए जो पिछली बार पढ़े थे। तो अशोक गहलोत का पन्ना तो नहीं पढ़ना चाहिए था ना, जो अशोक गहलोत पढ़ चुका पन्ना, उसे अशोक गहलोत जी के पन्ने को आप पढ़ रहे हो, तो आपने वो 9600 करोड़ किस आधार पर दिए? जब आपको पता ही नहीं है कि एमपी को और आपके बीच में एमओयू नहीं हुआ है, जब आपने दिल्ली में इसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल ही नहीं कराया है। मुझे बताइए, चलिए ये बताइए 10 में से कितने नंबर आप देंगे इस बजट को, मिथिलेश जी? जी 10 में से कितने नंबर? बजट, देखिए बजट बहुत बैलेंसिंग बजट दिया है, लेकिन सबसे पहले बात है कि वो गाँव तक पहुंचे। 25 लाख नल योजना पहले कितने नंबर मिलने चाहिए आपके नजरिए से? 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूंगा, और महारानी की जगह राजकुमारी ने बजट पढ़ा है। तो राजस्थान में वो परंपरा रह गई है कि बीजेपी का राज रहेगा, तो या तो महारानी बजट पढ़ेगी या आप 10 में से 10 ही देंगे या फिर कुछ कम करेंगे? नहीं, 10 में 10 नंबर या 8 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर देने से महत्वपूर्ण ये है कि हमको ये समझना होगा, समय नहीं है सर, कि क्या बजट पिछले साल का तो नहीं पढ़ गए? हाँ, क्या बजट पिछले साल का तो नहीं पढ़ गए? ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्या जो समस्याएं बताई जा रही, मैं आप नंबर देंगे इस बजट क्या जो समस्याएं एक मिनट सुनिए बात, सिर्फ 1 मिनट में, जल्दी में, कि सिर्फ जो बजट है वह नंबरिंग के लिए नहीं है, ठीक है। हमने तो ये जो परियोजनाओं की बात हो रही है, हाँ। 1 मिनट का समय तो दीजिए। हमने तो वो स्थिति देखी है जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकारें परियोजनाओं पर आंख बंद करके दस्तखत करके आती थी, और नंबर, और बिल्कुल नंबर तो जी जनता देती है लोकतंत्र में, नंबर तो लोकतंत्र में जनता देती है सर। लेकिन जब आपने पूछेंगे मेरे से, ठीक है सर, तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैंने नंबर दिए हैं 10 में 10। एक मैम संक्षेप में देखिए, फिर बराल जी आप कहेंगे मेरे से नहीं पूछा, बताइएगा नंबर देंगे एक आधा? यहाँ पे बिल्कुल नंबर इसको
मैं अगर दूं तो शायद 3 या 4 नंबर दूं, क्योंकि एक और जो चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो प्रसूताएं हैं उनको कुछ सुविधा मिले। बिल्कुल सही। और डॉक्टर पवित्र, सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिहाज से 10 में से कितने नंबर? सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिहाज से, क्योंकि स्वास्थ्य का कानून का रूल्स नहीं बनाए गए और उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं 5 नंबर काटूंगा। 5 नंबर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर हमने अपने एक्सपर्ट मेहमानों से नंबर भी लेने की कोशिश की कि आखिर इस बजट को कितने मिले, लेकिन नंबर तो लोकतंत्र में जनता ही देती है। अब ये जो बजट पेश किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों मेहमानों का। फिलहाल अभी इस बजट को और पढ़ा जाएगा, इसका और भी ज्यादा एनालिसिस किया जाएगा, इसकी बारीकियों को समझा जाएगा, तब जाकर पता चलेगा। और जब ये धरातल पर घोषणाएं होती हैं, क्योंकि सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से यही किया जा रहा है, एक्सपर्ट की तरफ से यही किया जा रहा है, घोषणाएं अच्छी धरातल पर अगर ये आए और मूर्त रूप जल्द से जल्द दें, इसका असर दिखाई दे जनता पर, तभी बात बनेगी। फिलहाल 5